नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में लेकर आए हैं। तो यह पहला पार्ट है जो कि यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर जो है वह है मूल अधिकार। तो पहला पॉइंट है भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के बारे में है। भाग 3 अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। तो पहले पॉइंट में बहुत से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकार का उल्लेख किस भाग में है। तो इसका उत्तर है भाग 3 में। और पूछा जाता है कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक। अगला पॉइंट है संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। जो मूल अधिकार दी गई है जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन जो वर्तमान समय में है वह 6 ही हैं। तो पहला है समानता का या समता का अधिकार और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक किया गया है। नेक्स्ट है चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। ये 30 है। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 31 में किया गया है। और जो 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। नोट। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। तो ये इसका उत्तर होगा 44वें संविधान संशोधन। और कब हटाया गया। तो 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से इसे हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार इस समय हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूल अधिकार वस्तुतः राज्य कृत्य के विरुद्ध अधिकारों के रूप में नागरिकों को दी गई एक गारंटी है, किंतु ये अधिकार आत्यांतिक नहीं है। इन पर राज्य द्वारा राष्ट्रहित एवं लोकहित के लिए निर्बंधन लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, किंतु कुछ मूल अधिकार नागरिकों को व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त मूल अधिकार अनुच्छेद 15(2), 17, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में शामिल मूल अधिकार की प्रकृति सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 19 एवं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक सकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार हैं और नकारात्मक मूल अधिकार राज्य की शक्ति पर निर्बंधन के रूप में है, जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। अब देखते हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार।
तो जो केवल भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है वह है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अब देखते हैं नागरिकों व विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार, यानी जो भारत के नागरिक हैं और विदेशी हैं उनको कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो वह है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। यह भारतीय नागरिक एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। अगला पॉइंट है मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, अतः इन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसमें संशोधन कर सकती है, परंतु मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। अनुच्छेद 12 इसमें भाग 3 तथा भाग 4 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य शब्द में शामिल हैं भारत की सरकार एवं संसद। पहला है भारत की सरकार एवं संसद। दूसरा प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल। तीसरा है सभी स्थानीय प्राधिकारी और चौथा है अन्य प्राधिकारी। अगला है अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकार का सुरक्षा कवच। मूल अधिकार का सुरक्षा कवच जो है यह अनुच्छेद 13 को कहा जाता है। इसके तहत न्यायालय किसी भी ऐसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है कि इसके अनुसार संविधान पूर्व विधि जो भाग 3 से असंगत है संविधान लागू होने पर प्रभावहीन हो जाती है, किंतु अतीतकालीन समव्यवहारों के लिए यह विधि अस्तित्व में होती है। अब देखते हैं आच्छादन का सिद्धांत। तो आच्छादन का सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होने पर मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती हैं तथा सुषुप्ता अवस्था में चली जाती हैं। आच्छादन का सिद्धांत ग्रहण का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद में प्रतिपादित किया था। आच्छादन के सिद्धांत को ग्रहण का सिद्धांत भी कहा जाता है। आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व एवं संविधान पश्चात दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 13(2) में क्या है। तो इसके अनुसार राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है व न्यून करती है। ऐसी कोई विधि जो इस खंड के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करेगी वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। मूल अधिकारों से असंगत संविधानेतर विधि आरंभ से ही शून्य होती है। अब देखते हैं अनुच्छेद 13(3) में क्या है। तो इसके अनुसार विधि के अंतर्गत भारत में विधिक प्रभाव रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ या प्रथा को समावेशित किया गया है। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 ईस्वी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, सन किस सन में आया? तो 1967 ईस्वी, क्योंकि अभी ये नेट में पूछा गया था। में संवैधानिक संशोधन को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि माना गया है। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब देखते हैं अनुच्छेद 13(4) में क्या है। तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद को जोड़ा गया, जिसके अनुसार संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 से बाहर कर दिया गया। अगला पॉइंट है केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को वैध ठहराया और निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है, अतः संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है परंतु उसके आधारभूत ढांचे में नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे,
परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जो अनुच्छेद 19(1) च तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था। वर्तमान में संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार है। अब देखते हैं पहला अधिकार, समता या समानता का अधिकार। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक किया गया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 14, तो इसके अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता, तो यह अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है। तो इसका उत्तर है ब्रिटेन के संविधान से। इसके अंतर्गत देश का प्रत्येक व्यक्ति साधारण विधि के अधीन होता है। इसमें व्यक्ति की धर्म, जाति, लिंग, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि का कोई महत्व नहीं होता है। कानून प्रत्येक विधि के साथ समान व्यवहार करता है, अतः यह एक नकारात्मक अवधारणा मानी जाती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति कानून की नज़र में समान होता है, चाहे वह राजा हो या रंक। अगला है विधि का समान संरक्षण। यह एक सकारात्मक अवधारणा है जो अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो विधि का समान संरक्षण यह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। इसका अर्थ है समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना तथा उसे समान रूप से लागू करना। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति पतंजल शास्त्री ने विधियों के समान संरक्षण को विधि के समक्ष समता का ही उपसिद्धांत कहा है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत अंतर्निहित है। अगला जो वाद है वह है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद, जो यह आया था, कब आया था? 1980 ईस्वी में। तो इस वाद में अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। अनुच्छेद 14 वर्ग विभेद का निषेध करता है, किंतु वर्गीकरण का नहीं। वर्गीकरण अतार्किक एवं मनमाना नहीं होना चाहिए। वर्गीकरण तार्किक होगा यदि वह पहला है बोधगम्य अंतरक पर आधारित हो, अंतरक तथा अधिनियम के उद्देश्य में तार्किक संबंध हो। अब देखते हैं वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं। तो पहला है भौगोलिक स्थिति, दूसरा ऐतिहासिक स्थिति, तीसरा शिक्षा, चौथा राज्य के पक्ष में और पांचवा है व्यापार व्यवसाय के आधार पर। अगला वाद है चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ। तो इस वाद में निर्णय दिया गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है, अतः एक निगम जो कि विधिक व्यक्ति की श्रेणी में आता है उसे विधि के समक्ष समता का अधिकार उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है समता के अधिकार के अपवाद अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) हैं। अगला अनुच्छेद 15। तो इसमें प्रदत्त मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं। अनुच्छेद 15(1), तो इसमें कहा गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म अथवा स्थान इनमें से किसी के आधार पर नागरिकों के साथ मतभेद नहीं किया जा सकता। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15(2), तो इसके अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने हेतु किसी शर्त के अधीन नहीं होगा। अगला है अनुच्छेद 15(3), तो यह राज्य को स्त्रियों एवं बालकों हेतु उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है। अगला है डी पालराज बनाम भारत संघ। तो अनुच्छेद 15(3) के आधार पर महिलाओं का घरेलू हिंसा में संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया। अनुच्छेद 15(4), तो इसमें क्या कहा गया है कि इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951
द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया यानी जोड़ा गया। इसके तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के नागरिक तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। यह मद्रास बनाम चंपाकम दोराईजन में लाया गया। अगला अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 15(5) तो इसे 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया है। इसे मंडल 2 कहा गया। इसके द्वारा निजी शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी, एससी, एसटी वर्गों के लिए प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था की गई, किंतु अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को इसमें शामिल नहीं किया गया। अगला है अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ। तो इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय शिक्षण संस्थान अधिनियम 2005 तथा 93 संविधान संशोधन अधिनियम को संवैधानिक घोषित किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(4) एवं अनुच्छेद 15(5) राज्य को संरचनात्मक भेदभाव की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 तो लोक नियोजन में अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। यह केवल नागरिकों के लिए है। अब देखते हैं अनुच्छेद 16(1) तो 16(1) में क्या कहा गया है। तो राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 16(2) में इस विषय में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान एवं निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16(3) तो यह अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है। इसके तहत संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 16(4) तो इसके तहत ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है बालाजी के मामले में केवल जाति को पिछड़ेपन के निर्धारण का आधार मानने से इनकार कर दिया गया था, परंतु 1978 में गठित मंडल आयोग के मामले में यह अब निर्धारित किया गया कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है तो वह अनुच्छेद 16(4) के तहत पिछड़ा वर्ग होगा, परंतु सिर्फ आर्थिक आधार पर पिछड़ा वर्ग का निर्धारण नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। तो मंडल आयोग के इस मामले में मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय टीम ने निर्णय दिया कि पिछड़े वर्गों को दिया गया 27% आरक्षण वैध है, किंतु पिछड़े वर्गों में संपन्न वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। न्यायालय के अनुसार प्रोन्नत में आरक्षण अवैध होगा तथा कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16(4) का तो इसे 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत राज्य SC/ST के लिए प्रोन्नत में भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 16(4) खा तो इसे 81वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसके द्वारा सेवाओं के आरक्षण में अग्रपन के नियम यानी कैरी फॉरवर्ड रूल को मान्यता दी गई। नेक्स्ट अनुच्छेद 16(5) तो यह धर्म के आधार पर राज्य को विभेद की अनुमति देता है। इसके अनुसार राज्य द्वारा निर्मित कोई ऐसी विधि जो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी पदाधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों को ही नियुक्त किए जाने का प्रावधान करती है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 16(6) तो
103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 16 में खंड 6 जोड़ा गया और इसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान किया गया। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। तो इसमें अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है। तो इसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आरक्षण निषिद्ध किया गया है तथा उससे उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह एक निरपेक्ष अधिकार है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 35। संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 में वर्णित अधिकार राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। अगला अनुच्छेद है 18। तो 18 में उपाधियों का अंत है। इसके द्वारा राज्य को उपाधियां प्रदान करने, नागरिकों तथा अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से प्रतिषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 18(1)। तो राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(2) में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(3) में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि बिना राष्ट्रपति की सहमति से स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(4) इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है वह बिना राष्ट्रपति के सहमति से किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार या उपाधि नहीं ले सकता। अनुच्छेद 18 निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं, अतः इसका उल्लंघन दंडनीय नहीं है, परंतु संसद दंड का प्रावधान कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पुरस्कारों जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री का प्रारंभ 1954 में हुआ है। 1977 में इन सम्मानों को जनता पार्टी सरकार ने समाप्त कर दिया, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा उन्हें पुनः प्रारंभ कर दिया गया। नेक्स्ट है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। यह 1996 में आया। तो इसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18(1) में प्रयुक्त उपाधि शब्दों के अंतर्गत नहीं आते क्योंकि यह उपाधि नहीं सम्मान है और इनका प्रयोग अलंकृत व्यक्तियों के नाम के साथ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 19 इसके द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों के लिए है। यह निम्न स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 1 का यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 19(2) के अनुसार राज्य निम्न आधारों पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। पहला है भारत की प्रभुता एवं अखंडता पर, दूसरा राज्य की सुरक्षा पर, तीसरा विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध पर, चौथा लोक व्यवस्था पर, पांचवा शिष्टाचार एवं सदाचार के हित पर, छठा न्यायालय की अवमानना पर, सातवां मानहानि पर और आठवां है अपराध उद्दीपन के संबंध में। अब है अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 19 खा अनुच्छेद 19(1) खा। तो इसमें सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत इस अधिकार पर दो आधार पर प्रतिबंध लग सकता है। पहला है भारत की एकता, अखंडता एवं प्रभुता पर और दूसरा है लोक व्यवस्था के हित में। नेक्स्ट अनुच्छेद है 19(1) गा। तो संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा इसमें सहकारी समितियों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अगला अनुच्छेद है 19(4) के अनुसार प्रतिबंध लगाने के लिए निम्न आधार हैं। पहला है भारत की प्रभुता एवं अखंडता, दूसरा लोक व्यवस्था और तीसरा है सदाचार के हित में। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 19(1)
खा तो इसमें संचरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(5) इसमें प्रतिबंध के निम्न आधार हैं। कौन है? पहला है साधारण जनता का हित, दूसरा है किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण हेतु। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 19(1) अंगा तो इसमें निवास की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो इस स्वतंत्रता पर भी अनुच्छेद 19(5) के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 19(1) तो इसमें संपत्ति का अधिकार उल्लेख किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 19 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को भाग 12 अनुच्छेद 300 का में एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 19(1) तो कोई भी वृत्ति या व्यवसाय करने का अधिकार है। राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर तार्किक प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है। दूसरा है किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी कर सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 तो इसमें दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं। अनुच्छेद 20(1) तो कार्योत्तर विधियों से संरक्षण तो इसके अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उस कार्य को करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध है। अगला, किसी व्यक्ति को कार्य करने के बाद विधि बनाकर दंडित नहीं किया जा सकता। अगला है अनुच्छेद 20(2) इसमें दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, यह अंग्रेजी विधि के सिद्धांत पर आधारित है। इसे दोहरा जोखिम या दोहरा संकट का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है, यह संरक्षण न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों पर ही लागू होगा, विभागीय, अनुशासिक और अन्य कार्यवाहियों पर नहीं। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 20(3) तो इसमें आत्म अभिशंसन के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो इसके अनुसार किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 में आया था। तो इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्तों का नार्कोटिक्स, पॉलीग्राफ और ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण अनुच्छेद 20(3) के अधीन आत्म अभिशंसन है, अतः वर्जित है। किंतु मिस्टर एक्स बनाम मिसेज जेड 2002 के बाद में कहा गया कि डीएनए टेस्ट कराने को अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधानमंडल विधि का निर्माण कर किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है। अगला है, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य या 1952 ईस्वी में आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालकी कृत्य के विरुद्ध संरक्षण देता है, विधानमंडल के विरुद्ध नहीं। नेक्स्ट है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ या 1978 में आया। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने A.K. गोपालन वाद के निर्णय को उलट दिया और निर्णय दिया कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, उचित, ऋजु एवं तार्किक अर्थात प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए।
नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को उसके दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधि में 3 बिंदु शामिल होने चाहिए। पहला है विधि में प्रक्रिया विहित होनी चाहिए। दूसरा, प्रक्रिया ऋजु, न्यायपूर्ण और युक्ति युक्त होना चाहिए। तीसरा है अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इस निर्णय के बाद भारतीय संविधान तथा अमेरिकी संविधान द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता लगभग समरूप है। अतः वर्तमान में अनुच्छेद 21 विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त सभी स्वतंत्रताएं तथा ऐसी अन्य दैहिक स्वतंत्रताएं जो अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं हैं आ जाती हैं। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब इसका जो है अगला पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।